नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे कि नागरिकता पर अरस्तू के क्या विचार हैं। ठीक है। तो इसे जानने से पहले हम थोड़ा सा अरस्तू के और जो चीज़ों पर उन्होंने विचार दिए हैं उनको समझेंगे, ताकि नागरिकता का जो कॉन्सेप्ट है हमारे जो है ना माइंड में इजीली आसानी से आ सके। ठीक है, हम समझ सके, कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो सके। तो हमें और जो उनके कॉन्सेप्ट है उनको थोड़ा सा जान लेते हैं पहले। तो देखिए, सबसे पहले हम अरस्तू के टाइम पीरियड पे बात करते हैं, क्योंकि किसी भी थिंकर का अगर हमें कोई भी विचार समझना है, यानी कि हमें हॉब्स, लॉक, रूसो, अगर ये तीनों का ही अगर हम मान एग्जांपल लेते हैं कि तीनों का ही अगर हमें कॉन्सेप्ट समझना है, तो हमें पहले इनके टाइम पीरियड की जो पृष्ठभूमि है इनकी तो उसको समझना ज़रूरी है कि ये किस दौर में लिख रहे थे। क्योंकि कहीं ना कहीं जो थिंकर होता है उसके ऊपर अपने जो अपने समय की जो है परछावा रहता है। ठीक है, उस पर प्रभाव रहता है अपने वहाँ का। यानी कि जैसे जॉन लॉक थे, वो ग्लोरियस रेवोल्यूशन के टाइम में लिख रहे थे। अब जो है रूसो जो थे, वो फ्रांसिस क्रांति, उनके विचारों से फ्रांसिस क्रांति को जो है तूल मिला था। तो और जो होब्स थे वो सिविल वॉर के समय में लिख रहे थे। तो इन्होंने दिया एक ही कॉन्सेप्ट, कौन सा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन उसको अलग अलग तरीके से पेश किया। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। मैं आपको ये बात इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये महत्वपूर्ण है कि हमें किसी भी थिंकर का विचार समझने के लिए उसकी पृष्ठभूमि पर को देख लेना चाहिए, और उसके समय में और उस पर क्या प्रभाव पड़े ये भी हमें समझ लेना चाहिए। तो अरस्तु का टाइम पीरियड क्या है? एथेंस में नगर राज्य जब थे, 384 में उनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो वहाँ पर एथेंस में छोटे छोटे नगर राज्य हुआ करते थे। ठीक है दोस्तों, आज के अगर हम देशों को देखते हो, भौगोलिक दृष्टि से बहुत बड़े बड़े हैं। ठीक है, सैन्य दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से काफ़ी बड़े हैं। भारत को देख लीजिए, अमेरिका को देखिए, रशिया को देखिए, ये सब कितने बड़े बड़े देश हैं। लेकिन जो एथेंस के नगर राज्य थे वो भौगोलिक जनसंख्या की दृष्टि से काफ़ी छोटे थे। वहाँ की जनसंख्या भी काफ़ी इतनी नहीं थी। ठीक है, तो और दूसरी बात, वहाँ किस तरीके की शासन व्यवस्था थी? वहाँ था डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मॉडल जो था वो वहाँ पर लागू था। ठीक है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी। और दूसरी कौन सी होती है हमारी? लिबरल डेमोक्रेसी। ठीक है, जिसे हम रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसमें आता है, वो लिबरल डेमोक्रेसी के अंदर आता है। तो और जो हमारी डायरेक्ट डेमोक्रेसी में जो जनता होती है वो प्रत्यक्ष रूप से अपने जो है, जो उन पर शासन करेंगे, उनको उनका चुनाव करते हैं। ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो अब हमने ये दोनों बातें जान ली हैं कि अरस्तु का समय कौन सा था, उस वक्त क्या परिस्थितियाँ थी। दूसरी बात, उनकी वहाँ की शासन प्रणालियाँ किस प्रकार की थी। ठीक है, शासन प्रणाली में जो था डायरेक्ट डेमोक्रेसी था, मैं आपको बता चुका हूँ। अब हम बात करते हैं अरस्तु के विचारों पर। तो देखिए, अरस्तु जो है वो ये विचार रखते हैं कि जो मनुष्य है वो अपने आप में पूर्ण नहीं है, अकेला पूर्ण नहीं है। वो अपनी सभी ज़रूरतें अकेला पूर्ण नहीं कर सकता, उसे कहीं ना कहीं दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। इस ये नियम जो है ये सभी लोगों पर समान रूप से लागू होता है। ठीक है, किसानों को जो है बाजार बाजार के जो व्यापारी लोग हैं उन पर निर्भर रहना होता है, और आम जनता को अनाज की ज़रूरत होती है तो उन्हें किसानों पर निर्भर रहना होता है। तो इसी तरीके से सभी लोग आपस में मिलकर रहते हैं, तो इसी से एक समुदाय बनता है, समुदाय जिसे हम राज्य कहते हैं। और राज्य का क्या कर्तव्य है? राज्य का ये कर्तव्य है, और वो बनाया ही इसलिए जाता है कि वो व्यक्तियों के जो उच्चतम विकास है उस तक पहुंचने के लिए उनको सहायता करे, यानी कि शिक्षा की व्यवस्था करे, स्वास्थ्य की व्यवस्था करे। ठीक है, उनकी बिजली, सड़क, पानी, सुरक्षा, इन सब चीज़ों की वह व्यवस्था करे। इस चीज़ को आप आज के समय से भी लगा के देख सकते हैं। आज के समय में राज्य है, भारत राज्य है। ठीक है, सरकार है यहाँ पर, हमारे यहाँ। अब ये क्यों है? इसका अस्तित्व क्या है? ये नियम बनाती है, ये नियम हमारे ऊपर लागू होते हैं। ठीक है, जनता पर ये नियम लागू होते हैं, तो हम इनका पालन करते क्यों हैं जनता? हम इनका पालन इसीलिए करते हैं क्योंकि ये कहीं ना कहीं सभी लोगों के लिए भलाई के लिए है, सभी लोगों की भलाई के लिए है। अब सभी लोगों की भलाई के लिए कैसे? हम उदाहरण के लिए लेते हैं कि मान लीजिए रेड लाइट पे गाड़ी रोकना है। ठीक है, रेड लाइट पर गाड़ी, अगर रेड लाइट हो गया तो हमको गाड़ी रोकनी है, तो हम गाड़ी को क्यों रोकें? हम क्यों माने सरकार का नियम? ये एक तो इस डर से मानेंगे कि
दंडात्मक भी शक्ति, जो दंड देने की शक्ति है वो भी राज्य के पास है। ठीक है, हमें जुर्माना देना पड़ सकता है। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है कि अगर हम रोकेंगे तो उससे लोगों की, यानी कि हमारी भी जान को खतरा नहीं होगा और अन्य किसी और की जान को भी हम संकट में नहीं डालेंगे। तो इसलिए हमें जब रेड लाइट होगी, लाल बत्ती पर हमको गाड़ी रोकनी है। तो यही चीज़ है। तो जो राज्य जो होता है वो नियम, कायदे, कानून, संविधान जो बनाता है वो इसीलिए बनाता है ताकि लोग जो है उच्चतम विकास तक पहुंच सके। अब सरकार है, सरकार सरकारी अस्पताल खोलती है। क्यों खोलती है सरकार अस्पताल? क्योंकि उसका ये कर्तव्य है। ये वो जनता पर एहसान नहीं करती है। ठीक है, अगर वो बिजली मुहैया करा रही है जनता को तो ये उसका एहसान नहीं है, या वो उसको कोई मतलब कोई उसके एक्स्ट्रा ये काम नहीं है कि वो ज़बरदस्ती काम कर रहा है। ये उसको करना है, ये उसका कर्तव्य है। ठीक है, लोगों को नहीं तो उसका फिर अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा, कोई उसका मतलब ही नहीं है कोई, कि गवर्नमेंट को क्यों फिर हम चुनाव कराएंगे, क्यों जनता उनको वोट देगी। तो ये चीज़ है। ठीक है, यही चीज़ अरस्तू उस वक्त में बता रहे थे कि आप जो राज्य है उसका कर्तव्य जो है वो यही है कि लोगों के उच्चतम विकास तक उनको पहुंचने में सहायक हो। ठीक है, तो अब बात करते हैं अब नागरिकता पर। अब नागरिकता का लिखने से जानने से पहले चलिए हम ये जो मैंने लिखा हुआ है इसके अंदर थोड़ा सा जान लेते हैं। तो आपको ये 3 बातें ज़रूर याद रखनी होगी। अरस्तू का टाइम पीरियड, अरस्तू के यहाँ शासन की प्रणाली, और दूसरा जो है कि राज्य क्या था और राज्य कैसे अस्तित्व में आया अरस्तु के अनुसार। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं। देखिए, अरस्तु का जन्म जो है 384 ईसा पूर्व में एथेंस में हुआ है। तो ये देखिए मैसी दुनिया जो लिखा है ना, ये मैसी दुनिया नहीं है, सॉरी दोस्तों, ये टाइपिंग में मिस्टेक हो गया। ये है मैसीडोनिया के स्टेजिरा नामक नगर में हुआ था। ठीक है, और तो अरस्तु जो थे प्लेटो के प्लेटो जो महान दार्शनिक थे उनके शिष्य थे। ठीक है, अलेक्जेंडर द ग्रेट जो महान सिकंदर थे उनके गुरु रहे थे, उनको इन्होंने शिक्षा दी थी। ठीक है, ये उनकी पहचान के लिए फ़ोटो मैंने लगाई हुई है। अरस्तु ने कौन कौन से ग्रंथ लिखे हुए हैं? पॉलिटिक्स लिखी है, द कॉन्स्टिट्यूशन लिखी है, ये राजनीति पर लिखी है केवल, क्योंकि इन्होंने कई विषयों पर अपने ग्रंथ लिखे हैं, कला, साहित्य, तर्कशास्त्र, ये सभी चीज़ों पर इन्होंने काफ़ी सारे अपने विचार रखे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो राजनीति पर कौन से? पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स जो है इनका ग्रंथ वो कई खंडों में बटा हुआ है, कई खंडों में बटा है, और प्लस इसके अंदर जो तीसरा खंड है उसके अंदर इन्होंने अपने नागरिकता के विचार दिए हुए हैं। ठीक है, अरस्तु की पॉलिटिक्स जो है महानतम रचना है राजनीति शास्त्र पर जो लिखा गया है। ठीक है, इसमें राजनीति को वो सर्वोत्तम विज्ञान कहते हैं, मास्टर साइंस कहते हैं पॉलिटिकल साइंस को, अरस्तु। ठीक है, ये मैं कभी किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छे से जब डिस्कशन करेंगे पूरे संपूर्ण विचारों पर अरस्तु के, तब बताऊंगा। आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है ये सिर्फ अरस्तु के नागरिकता संबंधी विचारों पर है। तो आप इतना ही जरूर याद रखिए कि मास्टर साइंस कहा है अरस्तु ने पॉलिटिकल साइंस को। अरस्तु के अरस्तु ने नागरिकता संबंधी विचार अपनी पॉलिटिक्स नामक ग्रंथ की तीसरी, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो अब अरस्तु के जो अरस्तु के अनुसार नागरिक वह व्यक्ति है। अब आपको पता है कि अरस्तु के अनुसार नागरिक कौन व्यक्ति है? जो न्याय प्रशासन में भाग लेते हैं और जो साधारण सभा के सदस्य होने के नाते, यानी कि जो विधायी कार्यों में लगे रहते हैं और जो न्याय प्रशासन में लगे रहते हैं। तो देखिए अरस्तु जो है काफ़ी थोड़ा संकुचित अर्थों में इसका जो है लेते हैं नागरिकता को, यानी कि आज हम जन्म के आधार पर नागरिकता किसी को भी मिल सकती है या फिर निवास के आधार पर नागरिकता दी जा सकती है, लेकिन अरस्तु इन दोनों बातों को नकारते हैं। वो ये कहते हैं कि जो व्यक्ति राज्य का सदस्य होगा वही व्यक्ति नागरिक होगा। अब यानी कि जो व्यक्ति राज्य के जो कार्यक्रम है, ठीक है, जो भी राज्य के कार्य हैं उनमें उनके कार्य करेगा वही व्यक्ति नागरिक होगा केवल। ठीक है दोस्तों, इतना आपको समझ में आया कि जो व्यक्ति नागरिक वही व्यक्ति है जो राज्य के कार्य करेगा। अब वह नागरिक होने के लिए क्या एलिजिबिलिटी है? अब एलिजिबिलिटी ये है कि उसके अंदर कुछ सद्गुण होने चाहिए। ठीक है, अब सद्गुणों का क्या मतलब हुआ कि सद्गुण जो है जैसे कि उसके अंदर ईमानदारी होनी चाहिए, वह व्यक्ति झूठ नहीं बोलना चाहिए, बेईमान नहीं होना चाहिए, अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठावान होना चाहिए, क्योंकि राज्य का जो कर्तव्य है वो मैं आपको बता चुका हूँ, विकास करना है लोगों का। ठीक है, उनको विकास में सहायता करना है। तो अब नागरिक जब उसके सदस्य होंगे, जो नागरिक उनके अंदर कुछ सद्गुण होने चाहिए ना,
जभी तो वो करेंगे, वरना तो वो भ्रष्ट तंत्र बना देंगे, वहाँ पे भ्रष्टाचार फैला देंगे। तो इसलिए उनके अंदर सद्गुण होने चाहिए। अब सद्गुण होने के लिए क्या होगा, तो सद्गुण होने के लिए अवकाश होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अरस्तु के अनुसार। अवकाश यानी कि खाली समय होना चाहिए, ताकि वे लोग पुस्तकें पढ़ेंगे, ठीक है, अपने जो है उन अपने गुणों का विकास कर पाएंगे। उसके बाद उनके अंदर सद्गुण विकसित होंगे और फिर वही लोग नागरिक, राज्य के नागरिक बन जाएंगे। अब अवकाश किन के पास होगा, जिनके पास खाली समय है। तो अब खाली समय किन के पास नहीं होता, हम बात करते हैं चलो इस बारे में कि बच्चों के पास। बच्चे तो देखिए आप नागरिक बनाए ही नहीं जा सकते, वो तो उनके तो वो मानसिक रूप से इतने परिपक्व नहीं होते कि वो बन सके। तो देखिए महिलाएं हो गई, वो घर के होके काम करती हैं, घर के कामों में बिजी रहती हैं, ठीक है। दास हो गए, दासों को भी अपने मालिकों के काम में लगे रहना होता है। बूढ़े लोग शारीरिक दृष्टि से इतने सक्षम नहीं होते कि वो राज्य के काम कर सकें, ठीक है। और विदेशियों को तो वैसे भी नागरिकता दी नहीं जा सकती है। अगर विदेशियों को नागरिकता देंगे तो फिर ये बड़ा डिफरेंस हो जाएगा कि हम कौन हैं और विदेशी कौन है, इसमें पहचान का संकट आ जाएगा, आइडेंटिटी का। तो इसलिए इन लोगों को वे नागरिक नहीं कहते हैं। इनके पास ना अवकाश होता है और ना ही इनके पास इतना समय होता है कि ये लोग अपने सद्गुणों को निखार सकें। इसलिए यही लोग नागरिक बन सकते हैं जो न्याय प्रशासन में भाग लेते हैं, विधायी कार्यों में। तो जो देश का युवा वर्ग है, जो उनके राज्य का युवा वर्ग है, वही नागरिक कहलाएगा। अब हम नागरिक के थोड़े से गुणों पर बात करते हैं। तो देखिए नागरिक के जो गुण होंगे वो वहाँ उस राज्य के संविधान के अनुसार तय किए जाएंगे। यानी कि एक होता है ना कि इंसान के अंदर सद्गुण होने का क्या मतलब है, क्या मापदंड होगा कि सद्गुण है या नहीं है किसी व्यक्ति के अंदर। तो देखिए जो नागरिक के जो सद्गुण होंगे, नागरिक के सद्गुण वहाँ के संविधान द्वारा तय किए जाएंगे। यानी कि जो शासन प्रणालियाँ हैं, अगर शासन प्रणाली बदल जाएगी तो व्यक्ति के सद्गुणों में भी अंतर आ जाएगा। यानी कि अगर लोकतंत्र होगा तो जो नागरिक होगा राज्य का, वो अलग तरीके से व्यवहार करेगा, अलग तरीके के उसके सद्गुण होंगे। अब अगर वो राजतंत्र में होगा तो राजतंत्र में अलग तरीके से उसके सद्गुण होंगे और वो अलग तरीके से कार्य करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ अरस्तू के नागरिकता के गुणों में सम्मिलित की जाती है, ठीक है दोस्तों। जैसे हम इसमें देखते हैं, अरस्तु राज्य के नागरिकों का सामान्य लक्ष्य यह है कि वे समुदाय का उद्धार करें, ठीक है। ये नागरिकों का ही कर्तव्य क्यों है, क्योंकि राज्य का ही ये कर्तव्य, राज्य है ही इसीलिए अस्तित्व में क्योंकि उसे समुदाय का उद्धार करना है, ठीक है। तो अब बात करते हैं भिन्न भिन्न शासन प्रणालियों के अनुसार नागरिकों के गुणों में भी अंतर होता है। नगर राज्य के नागरिकों के सद्गुण उस नगर राज्य के संविधान द्वारा तय होते हैं। यही बात मैं आपको बता चुका हूँ। तो आई होप कि दोस्तों आपको ये बात समझ में आई होगी कि अरस्तु किसे नागरिक बोल रहे हैं और किसे नहीं बोल रहे हैं। तो हमें सबसे पहले हमने पृष्ठभूमि को जाना कि अरस्तु का टाइम पीरियड क्या था, एथेंस का समय था वो, ठीक है। और वहाँ शासन प्रणाली के अनुसार डायरेक्ट डेमोक्रेसी चलती थी, यानी कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र चलता था वहाँ पर। और जो है अरस्तु का राज्य क्यों अस्तित्व में आया, अरस्तु कैसे बताते हैं कि राज्य का जो अरस्तु का जो राज्य है वो किस तरीके से अस्तित्व में आया, वो सद्गुणों के लोगों को जो है उनके उच्चतम विकास तक पहुंचाने में सहायक हो, इसलिए वह अस्तित्व में आया। और इसके बाद हमने अरस्तु के नागरिकता संबंधी विचार जाने, नागरिक कौन हो सकते हैं, कौन नहीं हो सकते। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले। मैं नेक्स्ट वीडियो में अरस्तु के जो नागरिकता संबंधी विचार हैं उनकी आलोचना पर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।